नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियों का खेल हालांकि बरसों से चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में जमकर रजिस्ट्रियां हुई। ये रजिस्ट्रियां करने में न तो नियमों का ध्यान रखा गया और न ही जिला नगर योजनाकारों यानी डीटीपी से एनओसी ली गई। प्राथमिक तौर पर हरियाणा के 32 शहरी निकायों के कंट्रोल एरिया में हुई रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई। वहीं गड़बड़ी की जांच हुई तो रजिस्ट्री घोटाले की जांच में 232 अधिकारियों कर्मचारियों को संलिप्त पाया गया, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। तो जिन पर कार्रवाई की तलवार लटकी है उनमें 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 176 पटवारी और 22 लिपिक यानी क्लर्क शामिल हैं। इन सभी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक चुकी है। मंगलवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने इनके खिलाफ अंडर रूल 7 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। सरकार को कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान और बीते सालों में गलत ढंग से रजिस्ट्रियां होने की शिकायतें मिली थीं। तुरंत जांच के आदेश दिए गए। मंडलायुक्त स्तर की जांच में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और पानीपत जिलों के 34 तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इनके अलावा 22 क्लर्क और 176 पटवारियों की रजिस्ट्री घोटाले में संलिप्तता पाई गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भविष्य में कोई पटवारी, क्लर्क या अन्य कर्मचारी या अधिकारी गड़बड़ी करता भी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने जांच के दौरान आरोपियों से स्पष्टीकरण लिया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब इन्हें दोषी मानते हुए प्रशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए। क्लर्कों को 7A के नियमों की उल्लंघना और पटवारियों को खसरा व गिरदावरी में नेचर ऑफ लैंड बदलने का दोषी पाया गया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने गैर मुमकिन जमीन होने के बावजूद रजिस्ट्रियां कर दी, जिससे उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई है। यानी इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रियों में यह गड़बड़ झाला हुआ है, जिससे करोड़ों अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है और अब इस पे कार्रवाई के नाम पर यह एक्शन लेने की बात हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर यह संलिप्तता पाई गई है, इससे जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे फलता फूलता रहा। सरकार की यहां तक नजर पहुंची, समय पर पहुंची या लेट हुआ, ये तमाम वो सवाल है जिन पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास आपको ले चलते हैं, उनसे इस मसले पर हम पूरे तरीके से गंभीरता से बातचीत करेंगे। रजिस्ट्री घोटाले की जांच, इसके तार कहां तक जुड़े हैं? बड़े स्तर पर घोटाला, क्या आप भी इसके शिकार हुए? आप लोगों को भी कोई रजिस्ट्री कराते समय रिश्वत देनी पड़ी हो, गलत ढंग से रजिस्ट्री? क्या इस घोटाले की पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है क्या? बहुत बड़ा सवाल, आप इसके बारे में बात रख सकते हैं। समय पर सरकार ने कार्रवाई की है या फिर सरकार ने इसमें देरी कर दी है? कुछ सवाल हैं जिन पर आज सवाल आपका में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि अगर गलत तरीके से कोई रजिस्ट्री होती है तो उससे माफ कीजिए, जो हमारा राजस्व है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक ऐसा चूना लगता है जिससे विकास के कार्यों में बाधा पहुंचती है। अब ये कितने रुपए का होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किन किन लोगों ने गड़बड़ियां की, उनके नाम को सामने आए, और भी क्या नाम सामने आएंगे? और क्या आपको लगता है कि वाकई में कितना ही हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर लें, कहीं ना कहीं गुंजाइश रह जाती है? अधिकारी कर्मचारी मिलीभगत करके ऐसा खेल खेलते रहते हैं और हम उसका शिकार होते रहते हैं। इससे हमारी सरकारी जो संपत्ति है, जो हमारा राजस्व है, उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसको लेकर आप भी अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए, परिचय में आपसे करा देता हूं। अजय गुलिया, जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ है। गुलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। और खालिद चालका मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गुलिया साहब आपसे मेरा, इतने बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारियों का संलिप्त होना, यह तो दर्शाता है कि वाकई में बड़े स्तर पर यह गड़बड़ियां हुई, घोटाले किए गए, और इसमें इतने बड़े अधिकारियों का शामिल होना यह दर्शाता है, यह बताता है कि राजस्व को अरबों रुपए का चूना लगा है। क्या ये परत दर परत और भी चीजें खुलकर सामने आएंगी? इसको लेकर पहला कमेंट आपका। देखिए शमशेर भाई, मैं एक बात मानता हूं कि देखिए जांच के आदेश दिए गए, कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी, कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसकी जांच के तुरंत सरकार की तरफ से दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने आदेश दे दिए कि मैं नहीं चाहता
दुष्यंत जी की सोच है जीरो टॉलरेंस को लेकर के चलने की। उनकी सोच है कि प्रदेश के हितों पे जो आम आदमी का हक है उस पे कोई कुठाराघात ना कर सके। कहीं थोड़ी कोई बात लगी तो तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए और अपने अधिक देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, कहीं और से तो मांग उठी नहीं थी। महकमे ने इंटरनली कुछ महकमे को लगा या इस महकमे के मंत्री जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को लगा कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के आम हरियाणवी के किसी भी एक पैसे पे किसी का और का अधिकार नहीं है, उसका सिर्फ अधिकार हरियाणा वासी का है। तो ये सोच जब ये चीजें सामने आई तो तुरंत उन्होंने जांच के आदेश दे दिए और उन्होंने कहा कि कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। अभी देखिए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी इन अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर जांच में इनके खिलाफ कुछ भी गलत मिलता है तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर जांच में स्पष्ट पाया गया तो ये देखिए, ये तो जांच का विषय है, ये मेरे आपके कहने की बात नहीं है। हाँ, परंतु सरकार की तरफ से जब ये महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है या गड़बड़ की कुछ आशंका है तो जांच के आदेश दे दिए। जांच होगी, जांच में सामने आएगा वो सबके सामने है। गुलेर साहब, ये भी हो सकता है क्या कि ये तो सिर्फ कुछ जगहों से सामने आया है, पूरे अगर प्रदेश भर की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, ऐसी बातें पहले भी सामने आती रही हैं कि हम जहां पर भी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहां देखा जाता है कि किस तरह से अवैध रजिस्ट्रियों को भी वैध कर दिया जाता है और उसमें पटवारी है, रजिस्ट्री क्लर्क है या तहसीलदार तक, वहां तक कहीं ना कहीं पैसा पहुंचता है। ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूं कि इस तरह की परिस्थिति है जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर गहरा आघात पहुंचता है। मैं जानना चाहता हूं क्या और भी परत दर परत चीजें खुलकर सामने आएंगी? देखिए शमशेर भाई, मैं एक चीज मानता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, किसी भी कोई इलाज अगर कोई ये जांच होती, कोई पकड़ा जाता, कोई चीज सामने आती, उसके बाद जांच होती, लेकिन सरकार ने प्रोएक्टिव मेजर लिया ना। सरकार को गड़बड़ी का अंदेशा ही मात्र हुआ और सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। आज हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, वो युवा बैठे, पढ़ा लिखा युवा हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, जिसको लगा कि हो सकता है कि कुछ कमियां, कुछ खामियां कुछ अधिकारियों ने छोड़ दी हो, तो क्यों ना इनकी जांच करा करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने सच लाया जाए। उन्होंने जांच के आदेश स्वयं दिए, जांच होगी। अब देखिए, जांच के अंदर क्या निकल कर के आता है, वो रिजल्ट्स क्या आएंगे वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पार्टी प्रवक्ता के तौर पे एक बात क्या देना चाहता हूँ कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जांच इसीलिए होती है। ठीक है, जांच इसलिए होती है कि कोई दोषी बचे नहीं, निर्दोष के ऊपर किसी तरह का आंच ना आए। दर्शक मेरे साथ है अरुण कुमार सिरसा से। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण कुमार सिरसा से बोल रहा हूँ मैं जी कुमार। चलिए, माफ कीजिए सर, बोलिए सर। सर ऐसा है, ये जो रजिस्ट्रियों की जो जांच के बारे में मैं आपसे राय रखना चाहता हूँ। मैं रीड राइटिंग का ही काम करता हूँ 25 सालों से जी। इसके अंदर सर, ये जो डीटीपी होता है ना, जो एनओसी जारी करता है, इसके साथ साथ इसकी भी जांच होनी चाहिए जी, क्योंकि जो इनको पैसे देता है इसको एनओसी दे देते हैं, जो नहीं देता उसको एनओसी नहीं देते। बहुत अहम। मैं पिछले जी मैं काफी समय से इसके लिए मांग उठाता रहा हूँ और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और ये गोल मोल जवाब देते हैं। और इसके अंदर जिला नगर योजनाकार कार्यालय को भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल अहम बात आप कर रहे हैं। इसको लेकर जांच, डीटीपी को भी दायरे में लेकर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी खबरें सामने आती रहती हैं कि एनओसी जो है वो दे दी जाती है, पैसा ले लिया जाता है जिसका प्लॉट है, जिसने रजिस्ट्री कराई है। इसको लेकर मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल खालिद चालका साहब आपसे भी करना चाहूंगा मैं। अपने आप सरकार जांच करा रही है, कह रहे हैं कि हमें इन चीजों में गड़बड़ियां, खामियां कहीं ना कहीं नजर आई, इसलिए सब कुछ करवाया जा रहा है, पारदर्शिता आ जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा, जो दोषियों का कार्रवाई हो जाएगी। कांग्रेस को क्या लगता है खालिद साहब? शमशेर जी, अभी हम जेजेपी के प्रवक्ता भाई गुलिया जी के प्रवचन सुन रहे थे। देखिए, जांच की स्थिति कब बनती है? जांच की स्थिति जब बनती है जब आपके नेताओं के, इनके नेताओं की गिरबान तक हाथ पहुंचने लगते हैं। आपने पीछे देखा, हम लगातार कहते रहे, जब कोरोना में लोग त्रस्त थे तो उस समय जजपा के लोग, भाजपा के लोग शराब के घोटाले में व्यस्त थे, रजिस्ट्रियों के घोटाले में व्यस्त थे। अब ये जांच की स्थिति कैसे क्यों बनी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो राजस्व डिपार्टमेंट खुद, जिसको प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चलाते हैं, पहले वो पंचायत डिपार्टमेंट भी चलाते थे, चलो पंचायत डिपार्टमेंट दूसरे मंत्री के पास चला गया है। इनके पास जो पीडब्ल्यूडी है, जो मंत्रालय है, उनमें बहुत खुले रूप से
बहुत खुले रूप से धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि तहसीलों में एक तरह से तहसीलदारों के ऊपर उसको हम क्या कहें, उसको गुंडा टैक्स कहें, उसको सरकार की अवैध वसूली कहें, वो सब करने के लिए उन्होंने अपना एक व्यवस्था बिठा रखी है। और ये जो गठबंधन की सरकार है शमशेर जी, हम ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि गठबंधन की सरकार नहीं है, बल्कि एक एक नेवी स्टी घोटाले पर रखी गई है कि हम ये लूटेंगे लेकिन हम आपकी सरकार चलाएंगे तो आप हमें अपने साथ रखेंगे। मतलब उसकी नींव एक सौदेबाजी के तहत रखी गई है। और वो सौदेबाजी है कि हरियाणा के जो इस हरियाणा को जो बनाने में इतना समय कांग्रेस पार्टी ने लगाया और हरियाणा के लोगों ने लगाया, उस हरियाणा को शर्तशुदा ये दोनों पार्टियां मिलकर उसको धड़ल्ले से लूट रही हैं। और जब होता क्या है, इस प्रदेश का जो भर्ती घोटाला है शमशेर जी, वो पूरे हिंदुस्तान का, मैं समझता हूं इतना बड़ा भर्ती घोटाला हिंदुस्तान में नहीं, उन्होंने व्यापम तक को फेल कर दिया है, जिसमें इन्होंने तो फोर्थ क्लास से नीचे से लेकर मैं चाहूंगा थोड़ा सा रजिस्ट्रियों को लेकर आज हम बात करें तो बेहतर रहेगा। मैं भर्तियों पर बाद में जाऊंगा, भर्तियों को लेकर बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज रजिस्ट्री पर बात होनी चाहिए क्योंकि आज मामला यही है। बात घोटालों की हो रही है, तो घोटालों में ये एक रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार है। और ये हमेशा देखो, आप एक ज्यादा समय तक आप लोगों को इस तरह से त्रस्त करके जिंदा नहीं रह सकते। उनको पता है कि 10 विधायक वो भाजपा को गरिया के लेके आए हैं। उनको पता नहीं कि अगले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है, कि जेजेपी इस प्रदेश से खत्म होने वाली है, कि उनका एनएलडी में विलय होने वाला है, कि एनएलडी का उसमें विलय, वो संशय है उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर। इसलिए जो उन्होंने सोचा है कि वो किसी भी तरह से हरियाणा को लूटने में और अपनी कोई कमी नहीं रखना चाहते। लेकिन ये चीजें ये बहुत लॉन्ग टाइम नहीं होती है। उनको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा बहुत जागरूक है। आपको ये जो आप जो जांच के नाम पर अपराधियों की बलि जो चढ़ा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये संतोषजनक नहीं है। खालिद साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये मसले को लेकर गुलिया साहब क्या कहते हैं, लेकिन दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जरा सवाल ले लेता हूँ, क्या कहना चाहते हैं। गुलिया साहब, आ रहा हूँ। नीरज है जगाधरी से। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं आपको और दोनों राजनेता को मैं नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार नीरज। मेरा सवाल ये है सर आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं भी एक हिंदुस्तान का निवासी हूँ, कि हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि तो किसी भी सरकार ने कोई भी ऐसा ठोस नियम नहीं बनाया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अगर कोई भी सरकार आती है, अगर नियम बनता है कि जो भी भ्रष्टाचार करते हैं पकड़े गए सरकारी कर्मचारी, जितने भी साल उसने काम किया, वेतन कमाया, सरकार के थ्रू सैलरी आती है, उसका सारा पैसा जब्त कर लो तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, शुक्रिया नीरज, अपना सवाल आपने रखा, अपनी बात आपने रखी। आ रहा हूं साहब आपके पास। प्रवीण कुमार हैं सिरसा से दर्शक। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। सर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जिला योजनाकार कार्यालय अधिकारियों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी गलत लेटर जिला राजस्व अधिकारियों को जारी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गैर मुमकिन के लिए इन्होंने एक लेटर जारी किया था कि आप तहसीलदारों को कि आप गैर मुमकिन रकबे की रजिस्ट्री कर सकते हैं। उसके ब्याज पे भी तहसीलदारों ने रजिस्ट्रियां की है। इसके अंदर केवल तहसीलदार ही दोषी नहीं है, इसके अंदर जो मेन जो दोषी है ना, जिला योजनाकार कार्यालय के अधिकारी भी दोषी है। एक और कड़ी इसमें जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ प्रवीण दर्शक हैं, डीटीपी को भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। आ रहा हूं आपके पास खालिद साहब। अजय गुलिया, ये डीटीपी को लेकर बात आई, इसकी भी कई बार शिकायतें मिली हैं कि जो भी एनओसी की बात करता है, या तो उसको एनओसी दे दी जाती है या फिर एनओसी नहीं मिलती है तो उसके बीच बचाव करके कुछ पैसा ऐंठ लिया जाता है। ऐसे खबरें भी सामने आती रही हैं। और वो डीटीपी जो होता है या तो एनओसी दे देता है या फिर अवैध निर्माण में उसकी सहभागिता देखने को मिलती है। तो इसको भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ क्लर्क, पटवारी या नायब तहसीलदार नहीं, एक और कड़ी इसमें जोड़ देनी चाहिए। ये खबरें भी आती रही हैं। गुलिया साहब। शमशेर भाई, देखिए, जांच किस लिए होती है? जांच इसीलिए होती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी को पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी किसी को ऐड करना चाहे तो उसको ऐड कर ले, और जांच का दायरा कितना भी बढ़ा सकती है। उसके अंदर कोई भी अगर शामिल होगा तो उसको उसके अंदर जांच के अंदर लिया जा सकता है और उसकी जांच होगी। अब दूसरी बात देखिए शमशेर भाई, मैं तो बड़ी सभ्यता से कांग्रेस के साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, लेकिन उन्होंने एक बात कही, लूट के सहभागी और मेरे प्रवचन। अरे मैं तो प्रवचन नहीं, मैं तो फैक्ट्स फिगर पे बात करता हूँ। देखिए, हुड्डा का एक जो आजकल एचएसवीपी है, उसका एक नियम है कि अगर कोई प्लॉट कोई रिज्यूम कर ले, अगर वो रिज्यूम कर ले एचएसवीपी, जो कि तब उस टाइम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे हुड्डा होता था, आज एसएसवीपी है, कोई रिज्यूम कर ले तो उसी नाम पे वो उसको दोबारा से अलॉट नहीं कर सकता, उसको नहीं किया जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ खुलेआम पे रिकॉर्ड के आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ कि जो प्लॉट
नेशनल हेराल्ड को अलॉट हुआ था वो पैसे ना भरने की वजह से, कमियों की वजह से रिज्यूम हो गया और उसी प्लॉट को नियम कायदों को ताक पे रख करके नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस के नेताओं को अलॉट कर दिया और 30 साल पुराने रेट पर अलॉट कर दिया। घोटाले ये होते हैं। खालिद साहब को शायद जानकारी नहीं है, अभी ये टीवी पे नए नए बैठे हैं। प्रवचन ये होते हैं जो आप सुना रहे थे, प्रवचन ये होते हैं बिना फैक्ट्स के और फिगर्स के बात करना प्रवचन होता है। मैं तो फैक्ट फिगर पे बात कर रहा हूँ और ये तो सीबीआई की जांच में सामने आ चुका है कि 30 साल पुराने रेट पे उसको वापस से अलॉट किया। कितनी लूट मचाई। घोटाला वो होता है जो गुड़गांव के अंदर 15-15, 30-30 लाख रुपए में जमीन लेकर के 40-40 करोड़ में, 48-48 करोड़ में उसी कंपनी से खरीद कर 3-3, 4-4 महीने में उसी कंपनी को बिकवा दी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों का पैसा लुटवाया जा रहा था। उन रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा प्रदेश को लूटने की खुली छूट दी गई थी, इसीलिए उन कंपनियों को कहा गया कि आप भी लूटे और रॉबर्ट वाड्रा को भी लूटने दें। तो वो सारा पैसा कंपनियों से रॉबर्ट वाड्रा को दिलवाया गया। लूट ये होती है। खालिद चालका साहब, मैं फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, मैं फिगर के साथ बात करूंगा, आप इसका जवाब देने का काम मेरे साथ दो दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। दर्शक मेरे साथ रणबीर है रोहतक से। चलिए रणबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी देखिए, आपकी उम्र भी 40-45 साल के करीब आराम से हो गई हो, आपने भी दुनिया देखी है और हमारी उम्र भी 60 साल होगी शमशेर। इस देश में जब भी किसी भ्रष्टाचार को दबाना है तो इस खाली जांच बैठा दी जाती है। आप देखिए कोई भी सरकार हो, हमारे किसी सरकार से मतलब नहीं। एक नेता बिल्कुल आम आदमी राजनीति में आता है और 2 साल बाद वो अरबपति हो जाता है। क्या उसकी जांच हुई आज तक? किसी ने पूछा इसके पास पैसा कहाँ से आया? जांच होती है सिर्फ छोटी मछलियों के फंसाने के लिए, क्योंकि मगरमच्छ तो सफेद पोष हैं जो ऊपर बैठे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो उनको कमा कर देती है। आज तक कोई आईएएस जेल में डाला है? कितने आईएएस और कितनी संपत्ति उनके पास में, उनका बैकग्राउंड देखा है? तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी और ऐसे ही अगर बेरोजगारी होती रही, गुलिया साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहता हूँ, जो युवा बेरोजगार घूमते रहेंगे तो एक दिन नेताओं को लूटना शुरू करेंगे, तब हमारे देश का जागर सुधार हो सकता है। चलिए नहीं तो कभी भी। शुक्रिया रणवीर जी, अपनी बात आपने रखी। दर्शकों मेरे साथ नरेश गुप्ता है दिल्ली से। नरेश जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ ये जो रिक्रूटमेंट होती है या तो ये होती नहीं है या पोस्टपोन हो जाती है, ये ऐसा क्यों है? नरेश गुप्ता जी, थोड़ा सा एक बार सवाल आप फिर से दोहराएंगे आप अपना? मैं ये कह रहा रिक्रूटमेंट के लिए जब भर्तियां होती हैं, भर्तियों को लेकर आप बात कर रहे हैं। एग्जाम होते नहीं है या एग्जाम हो गए हैं तो उसको लगाते नहीं है या फिर आंदोलन हो जाते हैं। ट्रेन हुए हैं, रेलवे के। मेरी जो क्या नाम है भतीजे की लड़की है, 90% से ऊपर मार्क्स हैं, उसको वो दर सर्विस के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया नरेश गुप्ता जी, आपने अपना अहम सवाल पूछा, इसको लेकर मैं जवाब, हालांकि ये तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, उसको लेकर हम बात कर सकते थे, दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी अपना जवाब दे सकती थी, लेकिन फिर भी रिक्रूटमेंट को लेकर सवाल उठाया। ऐसा बहुत बार हुआ है कि भर्तियां निकाली जाती हैं, उसके बाद कई तरह की उसमें अड़चने आ जाती हैं, कई तरह की दिक्कत उसमें आ जाती है, पर धीरे धीरे चीजें खिसकती चली जाती है। फिर जब चुनाव आने का वक्त होता है उस वक्त उन भर्तियों को कर लिया जाता है, उसमें फिर जल्दबाजी में जो कुछ होता है उसके बाद फिर उनमें अगली सरकार जांच बैठा देती है और जांच के बाद क्या होता है, कुछ कमी पाई जाती है, उस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। ये युवाओं के साथ वाकई में धोखा हो रहा है, इसको लेकर हर पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। गुलिया साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन खालिद चालका साहब कुछ कह रहे थे। खालिद साहब एक सवाल मेरा आपसे भी है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि एक छोटा सा मेरे पास आंकड़ा है, ये 1986 के बाद की बात है, 89 के बाद की बात करूंगा। 1989 के बाद जमाबंदी की बात मैं करना चाहता हूं। कहीं पर गैर मुमकिन जमीनें जो हैं वो दिखी जमाबंदी में, और उसमें रजिस्ट्रियों का जो पंजीकरण कराने में कॉलोनाइजर भी शामिल रहे। इसके अलावा बिजली निगम खंबे लगातार कनेक्शन देता रहा, पब्लिक हेल्थ ने पेयजल की सप्लाई भी वहां पर दे दी, विभिन्न सरकारी महकमे जो नियमों को पूरी तरह से अनदेखा करते रहे, और अब जांच करने पर एक दूसरे पर बातें डाल दी जाती हैं। तो 1989 के बाद क्या ऐसा हुआ नहीं कि अवैध रजिस्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ इन 5-6 सालों में हुई हैं, 7 सालों में हुई हैं? उससे पहले भी तो पार्टियों की सरकार नहीं ना, अवैध रजिस्ट्री पहले भी होती रही है। उसमें पटवारी को खिला दो, उसमें तहसीलदार को खिला दो, उसमें नीचे से 10-12-15 हजार रुपए दे दो, आपका काम हो जाएगा आराम से, और वो रजिस्ट्री अवैध होती है, अवैध रजिस्ट्री होती है वो।
लेकिन रजिस्ट्री मिल जाती है आपको। शमशेर जी, पहले मैं आपके एक दर्शक ने कहा कि इस देश के अंदर इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक कानून लेके आई, सूचना का अधिकार, जिसको इन 7-8 सालों में बिल्कुल एक तरह से दफन कर दिया गया है। कोई भी जानकारी अगर आम नागरिक लेना चाहे किसी भी घोटाले की या किसी जानकारी की, किसी रजिस्ट्री की या किसी और डॉक्यूमेंट्स की, तो अब सरकारों ने लगभग वो देना बंद कर दिया है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज से 5 दिन पहले जिला नूहू में एक एनजीओ को एक आधा एकड़ जमीन, आपको समझने की जरूरत है इसको, दुनिया ये जो कह रहे थे गुलिया साहब, मैं गुलिया साहब आपको फैक्ट बताता हूँ, उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूव कर सकता हूँ। 5 दिन पहले एक एनजीओ ने जो बिल्कुल अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा देते हैं, उन्होंने एक आधा एकड़ जमीन रेंट पे लेने की बात करी। मैं उस जमीन को लेकर जब उन्होंने कहा कि ये हमारा एक बहुत अच्छा काम है, हम यतीम बच्चों को शिक्षा देंगे, तो मैंने उनको एक अपने किसी साथी से उनको जमीन दिलवा दी। जब हम तहसील में जाते हैं, मैं उसका गवाह हूं खुद, जब हम तहसील में जाते हैं जो सरकारी फीस लग गई होती है 1000-1200 जो स्टाफ लगता है, सरकार का खर्चा, तो उसके बाद बोला जाता है कि इसमें 5000 रुपए तहसीलदार की फीस देनी होगी। मतलब मैं एक तरह से उसको लेकर एक तरह से चौंक जाता हूं। एक एनजीओ है जो यतीम बच्चों को तो शिक्षा उसके लिए देता है, आपने जो जिनको शिकायत एक दरवाजा खटखटाने का दायरा होता है, वहां तक आप गए क्या? मैं जानना चाहता हूँ क्या किया आपने। हाँ, मैंने वो चीजें हैं, मैंने जिला मजिस्ट्रेट को वो चीजें अवगत करा दी हैं, वो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कर सकता हूँ। गुलिया साहब, खुल्लम खुल्ला आप किसी पार्टी के या आप मेरी जगह होते, आपसे कोई खुल्लम खुल्ला रिश्वत मांगता है तहसीलदार के नाम पे, तो ये बड़े अफसोस की बात है। आप भाषण मत दीजिए, आप इतिहास 15 अगस्त से पहले का मत उठाइए। आप ये देखिए कि आपने 7 सालों के अंदर जो सरकार की नींव रखी है वो भ्रष्टाचार के बुनियाद पर रखी हुई है। मैं गोलिया साहब से जवाब लूंगा। एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, करीम खान मध्य प्रदेश, उनका जरा क्या कहना जान लेते हैं। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शमशेर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि पटवारी और रजिस्ट्रार की क्या बात करते हो। रजिस्ट्रार एक जमीन की 3-3 आदमी को रजिस्ट्री करता है, और जिन नेताओं से आप पूछना चाह रहे कि इसमें इनका क्या योगदान है, इसमें इनका योगदान नहीं रहेगा कि उसमें सुधार लाए, सुधार नहीं होगा। ये अपना देखते हैं, उसके बाद दूसरे का देखते हैं। अरे देश इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है, पटवारी या रजिस्ट्रार की बात करें, रजिस्ट्रार घर चले जाता है 20,000 रुपए दो, तो ये इनसे सुधार की उम्मीद मत करिए। ये उसमें, हाँ, जमीन लेना हो तो इनसे दिल्ली रजिस्ट्रार घर आके रजिस्ट्री कर जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया करीम जी। करीम को कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ है, दुख है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया जाता पर होता नहीं है, और ऐसे ऐसे बातें निकलकर सामने आती है। जोगेंद्र सिरसा से एक दर्शक है, उनका जरा क्या कहना जान लेते हैं। जोगेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शमशेर जी, आपने एक आज बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जी शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि आप तहसीलदार और पटवारी को दोषी ना मानकर, इसमें पूरा मंत्रालय है, जो पूरा मंत्रालय ही इसमें लिप्त है। किसी तहसीलदार और पटवारी की इतनी हिम्मत नहीं होती, जब उन्होंने आकाओं से ऊपर से आदेश नहीं होते, मंत्रालय से आदेश नहीं होते, तो ये सरकार की मिली भगत से पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रियों का घोटाला चला हुआ है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, और ये गहनता से जांच जब तक नहीं होगी, जब तक छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा और बड़े मगरमच्छ जो करोड़ों अरबों रुपए की लेन देन करते हैं वो बचे रहेंगे। ठीक, शुक्रिया जोगिंदर सिंह जी। मैं गुलिया साहब, जवाब जरा 2-3 दर्शकों ने भी सवाल किया है, और चहलका साहब की तरफ से जो रिएक्शन आया, उन्होंने एनजीओ को लेकर कुछ बात रखी थी, उसको लेकर भी आपका कमेंट चाहूंगा मैं। क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ? शमशेर भाई, मैं तो इस बात के लिए एक चीज चहलका साहब का स्वागत करूंगा कि चहलका साहब मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके लिए अवगत कराएं। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी एनजीओ से, मैं तो एनजीओ की क्या, अगर किसी से भी कोई रिश्वत मांगी है और चहलका साहब सामने आकर के कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस बात को मानता हूँ शमशेर भाई कि अगर हमें इस देश के अंदर हमें कुछ अधिकार प्राप्त है, तो हमारे कुछ दायित्व भी बनता है इस देश के लिए प्रति, अपने राज्य के प्रति। अगर कोई इस प्रकार की कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, तो जैसा चहलका साहब ने कहा, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आपके माध्यम से मुझे अवगत कराएं, और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से स्वयं इस मामले को लेकर के चर्चा करूंगा, और उनके मामले में
उनके सामने इस मामले को प्रस्तुत करूंगा और मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि जांच इसकी भी जांच होगी। अगर कोई दोषी अधिकारी किसी ने पैसे मांगे हैं, अगर वो जांच में साबित होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ऐसे जब लोग सामने आएंगे, अगर कोई अधिकारी कोई पैसे लेकर के कोई काम करता है तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमें उसकी शिकायत करनी पड़ेगी। अगर हम अपने छोटे से लालच के लिए, अपने लोभ के लिए उसको पैसे देंगे तो ये बढ़ावा देना होगा। मैं तो अपील करता हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि ऐसे किसी भी चीज, कोई अगर आपसे किसी चीज के भी पैसे मांगे, आप उसकी शिकायत फौरन करें। और देखिए हरियाणा प्रदेश का युवा उप मुख्यमंत्री, आपका लाडला हरियाणा प्रदेश का बेटा, इसके दरवाजे तो 24 घंटे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए खुले हैं। इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है। खुले दरबार है, कोई जाए, नेताजी से मिले, दुष्यंत जी से मिले, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से चले, मुझे थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ दर्शकों की शिकायतें भी हैं जिनको लेकर के सरकार को काम करने की जरूरत है। और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, देखिए सीधी सी बात है, रुकूंगा गोलिया साहब, खालिद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े। अभी जो बातें निकलकर सामने है वो ये कि जांच सरकार ने बैठा दी है, जांच हो रही है, कुछ लोगों के नाम सामने आ चुके हैं और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं अवैध तरीके से, इस दौरान उससे जो राजस्व को एक बड़ा नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। आरोप तो ये भी लगते रहे हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे, जहां जो शहर बड़ा होता है, जहां से रजिस्ट्री के दाम महंगे होते हैं, वहां पर अवैध तरीके से रजिस्ट्रियां होती हैं और उस अवैध तरीके की रजिस्ट्री में तहसीलदारों की भागीदारी होती है। वो वहां पर पोस्टिंग के लिए, ऐसा भी सामने आता रहता है कि पोस्टिंग के लिए दबाव बनवाकर ऐसे शहरों में पहुंच जाते हैं। अब सरकार का कहना है कि ऑनलाइन तरीके से हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, इसमें जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसकी जांच की जा रही है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता होगी, छोटे स्तर से लेकर बड़े लेवल तक कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इसकी कितनी ईमानदारी से जांच होगी, इस पर लोग कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए। कुछ लोगों के सवाल भी है, उनका कहना था कि इसमें केवल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी शामिल नहीं है, और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, नेताओं की भागीदारी भी हो सकती है। पर बड़ी बात यह है कि क्या वहां तक जांच की आंच पहुंचेगी, इसका सवाल अभी बना हुआ है। पर इतना तय है कि इससे नुकसान जो होता है वो राजस्व को होता है, प्रदेश के विकास में पैसा जो काम में लाया जाता है, अवैध तरीके से कोई काम होता है, उस अवैध तरीके से किए गए काम का पैसा जो होता है वो जो लोग काम करते हैं उनकी जेब में चला जाता है, हमारे विकास में उसका इस्तेमाल होता नहीं है। और ये चीज आज से नहीं, बहुत पहले से होती आई है, लेकिन इस पर लगाम कब लगेगी, ईमानदारी से काम कब होगा, ये सवाल पहले भी बना हुआ था और यक्ष प्रश्न ये आज भी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।